मुंह तोड़ जवाब। अर्पिता को समझ आया कि स्वर्णा ने क्यों उसे अपने बालों में हेयर क्लिप लगाने को कहा था। अब सब कुछ समझ आ रहा था। स्वर्णा ने अर्पिता के खिलाफ उसे मित्तल हाउस से बाहर निकाल देने की बहुत अच्छी साजिश रची थी। ये बात तय थी कि स्वर्णा ने जानबूझकर अर्पिता को उस हेयर क्लिप को हाथ लगाने के लिए कहा और उसके बाद उसने किसी को भी उस हेयर क्लिप को छूने नहीं दिया और वो हेयर क्लिप जाकर अर्पिता के रूम में रख दी। ऐसे में ये बात तय थी कि उस हेयर क्लिप पर अर्पिता के फिंगरप्रिंट होते और आखिर में वो दोषी पाई जाती। स्वर्णा ने काफी सोच समझकर अपनी चाल चली थी। फाइनली तुम ये मानने के लिए तैयार हो? स्वर्णा अपनी चाल को कामयाब होते हुए देख अर्पिता से कहने लगी। उसके चेहरे पर जीत की खुशी नजर आ रही थी। अगर तुम चोर नहीं हो तो उस हेयर क्लिप पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट कैसे आए? ये बहाना बनाने की बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमने उस हेयर क्लिप को मेरे बालों में लगाने के लिए मेरी मदद की थी। यहाँ सबको पता है कि मेरे हाथों की चोट तुम्हारी वजह से लगी है, तो मैं तुम्हें वापस ऑर्डर देने के लिए कैसे हिम्मत करूंगी? भले ही अर्पिता जो कहती वो सब कुछ सच था, लेकिन उसके पहले ही स्वर्णा ने वो सब कुछ कह दिया था। वहाँ मौजूद सब लोगों को यही लगता कि अर्पिता बहाना बना रही है। संजय, अब जो कि तुम्हारे सामने दोषी और सबूत दोनों हैं, मुझे अर्पिता के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी होगी। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो मैं तो सोच भी नहीं सकती उसे इतनी कीमती डायमंड क्लिप चुराने के लिए कितने साल की सजा होगी। स्वर्णा बहुत खुश नजर आ रही थी। आखिरकार उसका पासा सही दांव पर फेंका गया था। जैसे जैसे वो अपनी बातें कंटिन्यू कर रही थी, वो दो चीजें कभी नहीं भूली। अब जो कि तुम्हारी दादी माँ बूढ़ी होने आई हैं और तुम्हारी वाइफ ना होने की वजह से ही इन नौकरों ने आज मेरे घर में घुसकर इतनी कीमती चीजें चुराने की हिम्मत होने लगी है। ये सब इसलिए क्योंकि मित्तल हाउस को मैनेज करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं मित्तल हाउस को संभाल रही होती तो मैंने सख्त रूल बनाए होते ताकि फिर कभी ऐसा फ्यूचर में ना हो। ये कहने का बस एक ही मतलब था कि दादी माँ के बूढ़े होने के कारण उन्होंने अब घर की चाबियां स्वर्णा को सौंप देनी चाहिए। संजय के चेहरे पर सीरियस लुक नजर आ रहा था। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था कि अर्पिता आगे बढ़ी। मैडम, आपने कहा कि मैंने आपकी हेयर क्लिप चुराई है। अगर ऐसा है तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आपकी वो हेयर क्लिप क्यों चुराऊंगी जबकि मित्तल हाउस में उससे भी बेशकीमती चीजें हैं। व्हाट रबिश, ये तुम क्या कह रही हो? वो डायमंड क्लिप प्राइसलेस है। स्वर्णा अर्पिता की बात सुनकर गुस्से में तिलमिला उठी। उसने स्पेशली अपने पास की सबसे महंगी चीज उठाई जिससे वो अर्पिता पर वो इल्जाम लगा सके कि वो उस हेयर क्लिप से अट्रैक्ट होकर और उसे इतना कीमती समझकर उसने वो चोरी की थी। डायमंड, मुझे लगता है कि उसे ग्लास का एक पीस कहना ही ठीक होगा। अर्पिता आगे बढ़ी और उसने नौकर के हाथ में से वो हेयर क्लिप को लेते हुए स्वर्णा को कहने लगी। उसने वो हेयर क्लिप को सबको दिखाते हुए कहा, वो डायमंड सूरज की आने वाली किरणों से चमक रहे थे। स्वर्णा का गुस्सा अचानक से शांत हो गया। उसे लगा अर्पिता ये जानबूझकर कह रही है ताकि वो उस पर लगे इल्जाम से भाग सके। वो धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो जो ऐसे बहाने बना रही हो। मैडम, ध्यान से देखिए, असली डायमंड से आने वाली रोशनी पूरे कमरे में जगमगा देती है, लेकिन इन डायमंड को देखकर लगता है कि ये नकली हैं, क्योंकि इनसे काफी कम रोशनी आ रही है। ये एक नजर में ही नकली दिखाई देते हैं। अर्पिता वहाँ मौजूद सब लोगों को वो डायमंड क्लिप दिखाते हुए बोली। इससे पहले कि स्वर्णा कुछ समझ पाती, अर्पिता कहने लगी, किसी भी असली डायमंड का परफेक्ट होना बहुत रेयर है। असली डायमंड में कुछ न कुछ खामियां तो होती ही हैं। साथ ही उनका कलर देखने में थोड़ा सा येलो होता है, लेकिन नकली डायमंड की कुछ अलग बात होती है। मैडम की क्लिक की तरफ देखिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ऑक्सीडाइज्ड किए हुए डायमंड है जो अक्सर बाजार में मिल जाते हैं। स्वर्णा अर्पिता की बात सुनकर चौंक गई थी। उस डायमंड के क्लिप को देखकर उसमें कोई भी खामियां दिखाई नहीं दे पा रही थी जो थोड़ी देर पहले अर्पिता ने बताई थी। अगले ही पल अर्पिता उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बात सिर्फ एक नर्स की थी, लेकिन वो ऐसे बात कर रही थी जैसे वो कोई जज हो, अपने हर एक शब्द के बाद सांस लेते हुए। सिर्फ मैडम ही कुछ टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को चंद रुपयों में खरीद लेंगी खजाना समझकर। जैसे ही अर्पिता ने अपनी बात खत्म की, वहाँ मौजूद सब लोगों का देखने का नजरिया बदल गया।
वो स्वर्णा की ओर घूरने लगे। अगर उसकी डायमंड की हेयर क्लिप नकली साबित हो जाती तो न सिर्फ अर्पिता पर लगा इल्जाम मिट जाता, उसे ये भी साबित होता कि मित्तल फैमिली की मैडम को असली और नकली डायमंड में फर्क करना नहीं आता और वहाँ एक नकली डायमंड को बेशकीमती कहने के लिए बेवकूफ ठहराई जाती। ये तो उसे सबके सामने थप्पड़ मारने से भी ज्यादा एम्बैरसिंग था। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी डायमंड हेयर क्लिप नकली कैसे हो सकती है? तुम जरूर अपने गुनाह से बचने के लिए बचकानी सी कहानी बना रही हो। स्वर्णा गुस्से में चिल्ला उठी। वहाँ मौजूद सब लोगों का उसकी ओर उस अजीब तरीके से देखना उसे बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। अर्पिता, जो कि एक मामूली सी नर्स थी, कैसे असली और नकली डायमंड में फर्क बता सकती थी? जरूर उसने अपने इल्जाम से ध्यान हटाने के लिए ये बचकानी सी कहानी बनाई है। आप सबको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ, अगर आप उस हेयर क्लिप को किसी जौहरी के पास जांच करने के लिए भेज देंगे। उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अर्पिता एक कदम पीछे लेते हुए वही सब बोलने लगी जो स्वर्णा ने उसे फंसाने के लिए कहा था। अर्पिता स्वर्णा की ओर देखने लगी, जो कि अर्पिता का खून करने की फिराक में दिख रही थी। एक्चुअली इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना? सिर्फ कुछ सिंपल टेस्ट करने से पता चल जाएगा इस पर लगे डायमंड असली है या नकली। अर्पिता अपने सुझाव को समझाने लगी। जितने आसानी से वो सब कुछ बता रही थी, उतने ही जल्दी स्वर्णा का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। वो सच में ये नहीं समझ पाई थी कि वो डायमंड नकली हैं, जबकि उन्हें इतनी आसानी से टेस्ट किया जा सकता था। और तो और एक मामूली सी नर्स ने उन डायमंड के बीच का फर्क बता दिया था। महेश संजय के दादाजी की नाजायज औलाद थी। महेश को मित्तल फैमिली में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तो जाहिर था कि स्वर्णा ने भी ये रॉयल लाइफ देखी नहीं होगी। उसने सिर्फ भीड़ के पीछे चलते हुए उन डायमंड्स को खरीद लिया था, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि अमीर परिवारों की बेटी बहुएं डायमंड्स में लदी होती हैं। उसने कभी भी नकली डायमंड खरीदने की नहीं सोची होगी और न ही नकली डायमंड से अर्पिता के खिलाफ साजिश रचने की। वो गई तो मैदान में शेर बनकर थी, लेकिन उसे लोमड़ी बनकर वापस आना पड़ा। उसकी हाई सोसाइटी में उसकी क्या इज्जत रह जाती अगर सबको पता चल जाता कि मित्तल फैमिली की मैडम को असली और नकली डायमंड में फर्क तक नहीं करना आता। उसका चेहरा मिनटों में पीला पड़ गया। उसने अर्पिता के हाथ से वो हेयर क्लिप लेते हुए अपने पास रख ली। अब उसके लिए अर्पिता को घर से बाहर निकालने से ज्यादा खुद की इज्जत बचाना जरूरी हो चुका था। ये बिल्कुल मत सोचना कि तुमने जो कहा उससे तुम सही साबित होती हो। अगर तुम्हें असली और नकली डायमंड की इतनी ही परख है तो तुम जौहरी क्यों नहीं बन जाती? स्वर्णा जोर से चिल्लाकर कहने लगी। उसे समझ आ चुका था कि वो हार चुकी है। खुद की बची कुची इज्जत को बचाए रखने के लिए वो महान बनने का नाटक करने लगी। हालांकि मित्तल हाउस में हर रोज बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। भले ही यहाँ हेयर क्लिप तुम्हारे कमरे में पाई गई थी, शायद तुमने इसे चोरी ना किया हो। मेरा दिल बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर अगली बार मुझे ऐसा कुछ भी पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्वर्णा मुड़कर संजय की ओर देखने लगी। संजय, अब जो कि मेरी हेयर क्लिप मिल चुकी है, मैं इस मामले में और कुछ नहीं कहूंगी। जैसा कि स्वर्णा आंटी ने कहा कि मित्तल हाउस में ऐसे कई सारे किस्से हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी रूल्स बनाने के लिए मौजूद नहीं था, मैं आज हुई इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, संजय ने कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद वो नौकर की ओर देखने लगा। तुम वहाँ बर्फ की तरह क्यों जमे हुए हो? जाओ, मैडम की क्लिप को जांच पड़ताल के लिए भेजो।